बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रूपनगर में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर से गायों के गीत सुनाई देते थे। रूपनगर में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव में ज्यादातर कच्चे घर थे, लेकिन गांव के बीचों बीच एक चमचमाती हुई एक हवेली थी। यह हवेली गांव के प्रधान दयाचंद के थे। दयानंद बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। वहां एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन अपने जीवन से संतुष्ट था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और खुशियों की झलक रहती थी। मोहन की पत्नी सुमा और उनके 2 प्यारे बच्चे सुमन और सुहानी उसकी दुनिया थे। गांव में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनके पास अपने खुद के खेत नहीं थे। वह सभी गांव के प्रधान दयाचंद के खेतों में काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें दयाचंद पगार देते थे। मोहन के पास भी अपना कोई भी खेत नहीं था। वह भी प्रधान दयाचंद के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते थे। प्रधान दयाचंद बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। वह कभी भी लोगों को समय पर पगार नहीं देते थे। प्रधान जी, मुझे मेरा पगार दे दीजिए। मुझे पैसों का बहुत जरूरत है। मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे हरिया में तो तुझे पैसे दे देता, लेकिन क्या करूं, अभी तक अनाज की एक भी बोरी नहीं बिकी है। जैसे ही अनाज बिक जाएगी, मैं तुम्हारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। जब भी कोई प्रधान से पैसे मांगने जाते थे, प्रधान कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। हरिया निराश होकर वहां से लौट जाता है और लौटते समय मन ही मन कहता है, ऐसे लोगों के घरों में काम करने का क्या फायदा, जब मुसीबत में काम ही नहीं आते हैं। हरिया और बाकी किसानों की तरह मोहन भी दयाचंद के खेतों में काम करते थे। जब एक दिन मोहन दयाचंद के खेतों में काम कर रहे थे, तभी उसकी पत्नी मोहन के लिए खाना लेकर वहां पहुंचे। मोहन ईमानदार और दिल के साफ व्यक्ति थे। मोहन किसी काम को पूरे लगन के साथ करते थे। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए। मैं आपके लिए बैंगन का भरता और सरसों का चटनी भी लाई हूं। जल्दी आकर खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अरे वह बैंगन का भरता और सरसों का चटनी, यह सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तुम चलो वहां पेड़ की छांव में बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। मोहन और उसकी बीवी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। वाह, बैंगन का भरता तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने बच्चों की स्कूल फीस के बारे में आपने कुछ सोचा? प्रधान जी कब तक पैसे देंगे? अगर प्रधान जी हमें पैसे समय पर नहीं देंगे तो हम कैसे बच्चों की स्कूल फीस भरेंगे? घर के खर्च कैसे चलेंगे? मोहन मुस्कुराते हुए सुमा से कहता है, हाँ, मैं प्रधान जी से बात करूंगा। तुम चिंता मत करो, मेहनत हमारी है और ईमानदारी हमारी ताकत। सब ठीक हो जाएगा सुमा। तुम इतना चिंता क्यों करती हो? जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस हमें ईमानदार रहना होगा। लेकिन जैसे ही अगले दिन मोहन काम पर गया, वहां उसका सामना हुआ हरिया और दूसरे किसानों से। वे सब भी मोहन की तरह परेशान थे। उन्हें भी कई महीनों से उनका पगार नहीं मिला था, इसीलिए वे सब भी मोहन की तरह परेशान थे। क्या रामू भाई, आज तो बड़ी जल्दी काम पर आ गए हो। भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना प्रधान जी शायद फिर से कोई बहाना ना बना दे। रामू ने अपने अनुभव से कहा, हाँ, मुझे भी डर है, लेकिन हमें ईमानदार रहना होगा। जो मेहनत की है उसका फल हमें मिलेगा। मैंने तो इस बार फैसला कर लिया है, अगर पगार नहीं देंगे तो मैं प्रधान जी के खेतों में काम करना छोड़ दूंगा। रामू और मोहन जैसे ही प्रधान जी के पास पहुंचे, प्रधान ने कहा, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, माल नहीं बिका है, कल या परसों आकर ले लो। तभी रामू ने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी, ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? अगर आप हमें समय पर पगार नहीं देंगे तो ऐसे में तो हमारे बच्चों का पढ़ाई भी छूट जाएगी, तो फिर हमारा काम करने का क्या फायदा? अरे मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूं आज? नहीं तो कल तुम्हें पैसे दे देंगे।
प्रधान जी ऐसे ही रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर लोगों को पैसे देने से इनकार कर देते थे। हरिया और रामू वहां से निराश होकर लौट जाता है। बस अब बहुत हुआ। मैंने तय कर लिया है कि कल से मैं प्रधान जी के खेतों में काम करने नहीं आऊंगा। मोहन, तुम ठीक कहते हो। मैं भी यही सोच है कि शहर जाकर कोई दूसरी नौकरी कर लूंगा, लेकिन इस प्रधान के खेत में काम नहीं करूंगा। मोहन निराश होकर घर लौट जाता है। घर लौटते ही मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, तो कितनी पगार मिली इस महीने आपको? अभी कुछ नहीं, लेकिन हम इंतजार करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे। हमारा समय भी आएगा। प्रधान जी ने कल या परसों पगार देने की बात की है। प्रधान जी हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, इस प्रकार हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं? सुमा, तुम चिंता मत करो। मैंने भी यही सोच है कि अब प्रधान जी के खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। शहर जाकर कोई दूसरी काम ढूंढ लूंगा। मैं कल ही जाऊंगा शहर कोई दूसरा काम ढूंढने, लेकिन तुम तब तक किसी को इसके बारे में मत बताना जब तक कि कोई दूसरा काम ना मिल जाए। अगले दिन मोहन दूसरे काम की तलाश में शहर चले जाते हैं। शहर में बहुत सारे जगह पर मोहन काम के तलाश में लोगों से पूछते, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। सेठ जी, आपकी दुकान में कोई काम मिल जाएगा। मुझे चाहे कोई भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आप मुझे काम दे दीजिए। नहीं नहीं, मेरे दुकान में कोई भी काम नहीं है और ना ही मैं तुझे रख सकता हूं। मेरा तो खुद का धंधा अभी चौपट चल रहा है। मैं तुझे कहां से रख लूं? कहीं और कोई काम ढूंढ लो भाई। मोहन निराश होकर घर लौट रहा था। तभी मोहन को रास्ते में पड़ी एक बहुत पुरानी घड़ा दिखाई देता है। मोहन मन ही मन सोचता है, ये कैसा घड़ा है जो इतना चमक रहा है? पता नहीं किसका होगा। शायद ये मेरा किसी काम में आ जाए। ऐसा बोलकर मोहन उस घड़े को उठाकर अपने साथ घर ले जाता है। क्या हुआ जी, आपको कोई दूसरा काम मिला कि नहीं शहर में? और यह घड़ा किसका है? नहीं, मुझे शहर में कोई भी काम नहीं मिला। मैं फिर कल शहर जाऊंगा काम के तलाश में, और यह घड़ा मुझे आते समय सड़क पर मिला, इसीलिए मैं इसे उठाकर ले आया। किसी पुराने जमाने का घड़ा लगता है। सुमा, मैं शहर जा रहा हूं। आप शहर में जल्दी से कोई काम ढूंढ लीजिए। जी, हमारे घर की स्थिति खराब होती जा रही है और बच्चों के स्कूल में भी फीस भरनी है। बच्चों के परीक्षा भी है। अगर फीस नहीं देंगे तो बच्चों को परीक्षा देने नहीं देंगे। स्कूल वाले। अगले दिन मोहन फिर से शहर काम के तलाश में चले जाते हैं और मोहन की पत्नी उसे घड़े को लेकर पास के नदी में धोने के लिए चली जाती है। घड़े को अच्छे से धोकर घर ले जाने के लिए घड़े में थोड़ी सी पानी भर लेती है। कुछ देर में घड़े का पानी बढ़ने लगा और घड़े से पानी बाहर निकलने लगे। सुमा आश्चर्यचकित होकर घड़े की ओर देखने लगी। सुमा बिना पानी लिए वहां से जल्दी जल्दी घर चली आती है। सुमा पूरी तरह से घबराई हुई थी। सुमा जल्दी से घर आकर उस घड़े में एक सिक्का डाल देती है। देखते ही देखते पूरा घड़ा सिक्कों से भर जाता है। सुमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुमा मोहन को यह बात बताने के लिए मोहन की राह देख रही थी। बार बार सुमा दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी मोहन शहर से निराश होकर घर लौटा। आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। क्या हुआ? आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? अरे, उदास ना रहूं तो और क्या करूं। आज फिर शहर में कोई काम नहीं मिला, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, अगर आप भी सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अरे, ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा? अब रहा नहीं जा रहा है, बस अब जल्दी से बता दो। आपने जो कल वह पुराने घड़ा लाए थे, वह कोई साधारण घड़ा नहीं है। वह तो एक जादुई घड़ा है। उसमें जो भी वस्तु डाली जाती है वह बढ़ने लगती है। सुमा, ये तुम क्या बोल रही हो? जादुई घड़ा? जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। आप अभी अपनी आंखों से ही देख लेना, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा। ऐसा बोलकर सुमा एक कटोरी में चावल लाकर उस जादुई घड़े में चावल को डाल देती है। कुछ ही देर में पूरा घड़ा चावल से भर जाता है। मोहन ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। मोहन कुछ समझ नहीं पाता, बस टकटकी निगाहों से देखते रहते हैं। ये तो सच में जादुई घड़ा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुमा, हो सकता हो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। सुमा, हमें ईमानदार रहना होगा।
हमें लालच नहीं करनी होगी। इससे सिर्फ उसी वस्तु को प्राप्त करना है जिस वस्तु की आवश्यकता हो। और हमें यह भी नहीं भूलना है कि हमारे जैसे और भी गांव में गरीब किसान हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है। हमें उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। हाँ जी, हमने गरीबी देखी है। हमें उन सभी किसान भाइयों का भी मदद करेंगे जिनके पास ना तो अपना खेत है और ना ही कोई काम है। हम सभी गांव वालों की मदद करेंगे और हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। यह सब आपका ईमानदार रहने का फल है। आज भगवान ने हमें दिया है। मोहन उस घड़े से दाल चावल और भी अन्य अनाज निकालकर बाजार में बेचने लगे और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रामू कभी भी लालच नहीं करते थे और हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते थे। मोहन गांव के गरीब लोगों का मदद किया करते थे। मोहन कुछ ही दिनों में अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मोहन के पास जादू खड़ा होने के बाद भी मोहन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मोहन के साथ काम करने वाले किसानों का मदद हमेशा करते थे और गांव के अन्य लोगों का भी मदद मोहन किया करते थे। कोई भी व्यक्ति अगर मदद की आस में मोहन के पास आते तो मोहन उसे निराश नहीं करते थे। मोहन की यही सादगी मोहन को पूरे गांव में खास व्यक्ति बनाते थे। आज इस जादुई घड़े के वजह से हमें फिर से जीने का सहारा मिल गया। हम कभी भी लालच नहीं करेंगे और हमेशा ईमानदारी के राहों पर चलेंगे।